नमस्कार, मैं आप सभी के साथ राजीव झा और आप देख रहे हैं सन एक्सप्रेस। और सन एक्सप्रेस के स्टूडियो में फ़िलहाल मौजूद हैं केंद्रीय हिंदी निदेशालय के सहायक निदेशक श्री शैलेश विडालिया जी। बहुत स्वागत है आपका शैलेश जी हमारे सन एक्सप्रेस के स्टूडियो में। थैंक यू। शैलेश विडालिया जी को हम अपने स्टूडियो में पाए हैं आपका तीस्ता हिमालय की वजह से। आपका तीस्ता हिमालय नॉर्थ ईस्ट की एक वैचारिक मासिक पत्रिका है और आपका तीस्ता हिमालय और केंद्रीय हिंदी निदेशालय दोनों के संयुक्त तत्वाधान में हिंदी नवलेखक शिविर का आयोजन फिलहाल सिलगुड़ी में चल रहा है। इसी बीच समय निकालकर हमने शैलेश विडालिया जी को कहा कि आप हमें थोड़ा सा समय दें, तो उन्होंने अपना समय दिया। इसके लिए हम तहे दिल से आपको धन्यवाद देते हैं शैलेश जी। देर न करते हुए मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये नहीं जानते हैं कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय आखिर है क्या, और केंद्रीय हिंदी निदेशालय क्या करती है हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए, और कब इसका गठन हुआ, क्या क्या इसके काम है। ज़रा हमारे दर्शकों को विस्तार से बताया और हम लगातार इस पर चर्चा करेंगे। केंद्रीय हिंदी निदेशालय शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार का एक अधीनस्थ कार्यालय है। इसका मुख्य कार्य जो है हिंदी के साथ साथ भारतीय भाषाओं का विकास करना। इसका गठन जो है 1 मार्च 1960 को राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा किया गया था। और जैसा मैंने कहा कि हिंदी हम सभी जानते हैं कि पूरे भारतीयों को एक सूत्र में जोड़ती है, एक संपर्क भाषा है। तो उसी के प्रचार प्रसार के लिए इस कार्यालय का गठन किया गया। मगर साथ ही ये ना हो कि हम अन्य भारतीय भाषाओं को भूल जाएं, तो इसलिए सारी भारतीय भाषाओं का भी इसमें प्रचार प्रसार के लिए प्रचार प्रसार के लिए हमारे यहाँ डिक्शनरीज बनती हैं। तो हमारे यहाँ विभिन्न योजनाएं हैं हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए। एक है पत्राचार पाठ्यक्रम और एक है अनुदान योजना, जिसमें हिंदी के लिए अनुदान दिया जाता है। जो लिखते हैं कई संस्थाएं हैं, NGOs हैं, लगभग 227, उनको अनुदान देते हैं। और तीसरी एक मुख्य आती है विस्तार एकक, एक्सटेंशन यूनिट, तो जिसके अंतर्गत ये जो यहाँ तीस्ता हिमालय और केंद्रीय निदेशालय के संयुक्त तत्वावधान में ये 8 दिवसीय शिविर आयोजित किया जा रहा है। तो विस्तार एकक में जो है बहुत सारी योजनाएं हैं, जिसमें से एक है हिंदी तरभाषी हिंदी लेखक पुरस्कार, जिसके अंतर्गत 19 पुरस्कार हम देते हैं और प्रत्येक पुरस्कार की जो राशि है वो 1 लाख रुपए की है। इसमें हिंदी तरभाषी क्षेत्र के जो लोगों ने अपने कविता, कहानी, नाटक जो भी लिखे हैं और पिछले 5 वर्षों में जिनका प्रकाशन हो चुका है, तो उसमें किताब पुस्तक के रूप में वो आ चुकी हैं, तो वो निदेशालय में सबमिट करते हैं। और उसके बाद हमारा एक निर्णायक मंडल होता है, 3 चरणों में उसकी बैठक की जाती है। और उसके बाद हम जो है पुरस्कार राशि या प्रोत्साहन राशि कहिए, पुरस्कार कहिए, है ना, ये देते हैं 19 लाख रुपए। और साथ ही 5 जो हैं वो शिक्षा पुरस्कार हैं। तो शिक्षा पुरस्कार में कविता, कहानी, नाटक को छोड़ करके विज्ञान हो गया, विधि हो गया और आलोचना हो गई, किसी भी विषय पे हिंदी की पुस्तकें जो लिखते हैं, और उसकी यही शर्त होती है कि पिछले 5 वर्षों में वो प्रकाशित हो चुकी हूँ, वो पुस्तकें हमारे यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सबमिट करवाएं, उसमें उसको पुरस्कार राशि जो है वो दी जाती है। उसके बाद एक अन्य योजना आती है हमारे पास, प्राध्यापक व्याख्यान माला। इसमें 4 हिंदी भाषी क्षेत्र के प्राध्यापक और 4 हिंदी तरभाषी अहिंदी भाषी क्षेत्र के जो प्राध्यापक हैं, तो अहिंदी भाषी क्षेत्र के प्राध्यापक हैं वो हिंदी भाषी क्षेत्र के 3 विश्वविद्यालय या महाविद्यालयों में जाकर के हिंदी का लेक्चर देते हैं। प्रत्येक स्थान पर 3-3 दिन, कुल मिला के 9 दिन, और आने जाने में जो उसमें ट्रैवलिंग में है लगभग 3-4 दिन, तो 12-13 दिन में उनको यात्रा संपन्न करनी होती है। इसका सारा वहन जो भी है, खर्चे हैं, वो निदेशालय ही करता है। उसके बाद आती है हमारी राष्ट्रीय संगोष्ठी। राष्ट्रीय संगोष्ठी जो है एक महत्वपूर्ण योजना है। इसके अंतर्गत समसामयिक विषय या किसी लेखक पे, किसी भी विषय पे चर्चा की जाती है और इसकी अवधि 3 दिन की होती है। इसमें 4 हिंदी भाषी क्षेत्र के विद्वान और 4 हिंदी तरभाषी क्षेत्र के विद्वानों को निदेशालय आमंत्रित करता है, तथा स्थानीय जो संयोजक होता है उससे हमारी ये अपेक्षा रहती है कि वो 10 स्थानीय विशेषज्ञों को आमंत्रित करें और जो भी हिंदी से संबंधित टॉपिक होता है उस पर चर्चा की जाती है। स्थानीय लोगों को आमंत्रित किया जाता है जिससे कि वो समझ सकें आज की हिंदी की दशा दिशा क्या है, किस प्रकार प्रगति की जा रही है।
उसके पश्चात हमारी एक योजना आती है हिंदी तरभाषी हिंदी नवलेखक योजना, तो जिसके अंतर्गत हम ये कार्यक्रम यहाँ कर रहे हैं। और साथ ही एक है हमारे पास शोध छात्र यात्रा अनुदान। हिंदी तरभाषी क्षेत्र के लोग जिनकी मातृभाषा हिंदी से इतर हिंदी से अलग है और वे अपने शोध कार्य के संबंध में हिंदी भाषी क्षेत्रों में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी 10 दिन का समय देता है। और 10 दिन में वो 3-3 दिन 3 विभिन्न विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों में या लेखक से मिलने जो अपने शोध के संबंध में वो जा सकते हैं। उसके लिए आने जाने का जो किराया है जो भी है वो निदेशालय वहन करता है। तो इस प्रकार जो है निदेशालय एक सेतु का काम कर रहा है आपस में लोगों को जोड़ने का। हिंदी भाषा के साथ साथ जैसे मैंने आपको कहा कि हिंदी तरभाषी क्षेत्र के लोगों को जगह जगह बुलाया जाता है, तो उनको एक मंच प्रदान किया जाता है। इसी क्रम में एक आती छात्र अध्ययन यात्रा। तो छात्र अध्ययन यात्रा में हिंदी तरभाषी क्षेत्र के जो विश्वविद्यालय महाविद्यालय हैं, तो उनके 50 छात्रों को हम 10 दिन के भीतर 3-3 दिन एक जगह जाकर एक ही मार्ग में पढ़ने वाले 3 विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में ले जाते हैं। तो उसमें ये होता है कि 2 दिन तो हम विश्वविद्यालय या महाविद्यालयों में कक्षाओं में उनको मिलाते हैं, वहाँ स्थानीय लोगों से मिलते हैं, और एक दिन उन्हें हम स्थानीय बाजार में ले जाते हैं, कंडक्टर से मिलवाया, तो वो प्रत्यक्ष भाषा का क्या ज्ञान है उत्तर भारत में, जैसे कि हम जानते हैं कि उत्तर भारत में अधिक बोली जाती है, तो उत्तर भारत में लोग किस प्रकार से बोल रहे थे, उनको व्यवहारिक ज्ञान जो है वो वहाँ मिलता है। साथ ही साथ जो पहले 2 दिन है वो कक्षाओं में कि अध्यापन किस प्रकार से चल रहा है, कैसा हो रहा है, तो उनको हम ये सब उनको जोड़ते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि 50 बच्चे आते हैं, वो विभिन्न हिंदी तरभाषी क्षेत्र से आते हैं। लगभग 10-11 दिन वो एक ही जगह रहते हैं, तो उनके पास कोई उपाय नहीं होता, वो कुल मिला के हिंदी में बातचीत करते हैं, क्योंकि कोई हिंदी का, कोई बंगला का आ गया, तमिल का आ गया, तेलुगु का आ गया, तो वो आपस में, आप जानते ही हैं कि बीए और एमए के छात्र हैं तो आपस में बातचीत करेंगे, तो उनके पास एक माध्यम ही ये होता है। तो उसके बाद धीरे धीरे उनको समझ आ जाती है कि भी हिंदी की कितनी उपयोगिता है। और निदेशालय, जैसे मैंने कहा, कि एक मंच प्रदान करता है लोगों को एक सूत्र में जोड़ने का। शैलेश जी, अब तक का जो विकास यात्रा रहा हिंदी निदेशालय का, आप उसमें सहभागी भी रहे, तो हम ये जानना चाहते हैं कि अब तक केंद्रीय हिंदी निदेशालयों ने जो लक्ष्य निर्धारित कर, जिस उद्देश्य से इस निदेशालय का गठन हुआ था, क्या उस उद्देश्य में हिंदी निदेशालय सफल हुआ है, ना हो रहा है, ना अभी कोई कमी रह गई है? जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, पिछले 30 सालों से निदेशालय से जुड़ा हूँ, और मैंने देखा कि इस 30 वर्षों में बहुत परिवर्तन आ गया, क्योंकि शुरुआत से ही मैं इस योजना से विस्तार एकक से जुड़ा रहा हूँ। तो जब शुरुआत में मुझे थोड़ी सी समस्या होती थी नॉर्थ ईस्ट में, जैसे मैं गया या दक्षिण भारत में गया, मगर मैंने हाल फिलहाल पिछले 10 वर्षों से महसूस किया कि अब कहीं भी ये समस्या नहीं होगी। अब लोगों को थोड़ी रुचि भी हो गई है, लोग हमसे पूछते हैं कि आपके कार्यक्रम क्या है। शुरुआत में जब मैंने 92 में इसको ज्वाइन किया था, तो जो मेरा पहली छात्र अध्ययन यात्रा मुझे मिली थी, तो यकीन कीजिए उसमें कि केवल 18 बच्चे आए थे। फिर धीरे धीरे लोगों को पता लगा कि भाई ऐसी योजनाएं हैं, और बाद में, मतलब लगभग 2005 या 2006 की मैं बात बता रहा हूँ, तो हम ये अपेक्षा करते हैं कि भाई हम 60-70 लोगों को बुलाएं, तब जाकर के 30-40 लोग आएंगे। मगर हम 60-70 बुलाए थे, तो एक बारी तो लगभग 62 लोग आ गए, 70 में से 62 लोग आ गए, तो हाँ बढ़ गया। मगर अब उसके बाद धीरे धीरे ये हो गया कि किसी भी, क्योंकि कुछ कारणों से कई बारी नहीं आ पाते, तो 50 जो हम एस्टिमेट करते हैं, लगभग 40 लोग आते हैं। इसी प्रकार जो शिविर आयोजित करते हैं, तो शिविर में जैसे 25 हिंदी तरभाषी लेखक नवलेखक जो होते हैं, उनको भुगतान किए जाने का प्रावधान है, तो हम उस क्रम में हम लगभग 35 लोगों को बुलाते हैं। तो अब देखते हैं हम कि हर उसमें शिविर में 17-18 लोग आते ही हैं, तो ये एक सफलता का सूचक है। और मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे लोगों को समझ आने लग गया है, लोगों को विश्वास हो गया है कि भाई हिंदी जो है हमारे लिए एक लिंक लैंग्वेज का तो काम कर ही रही है। शैलेश जी, जब आप हिंदीतर भाषी बच्चों से, या फिर जो भी एक्सपर्ट आते हैं उनसे, या फिर हिंदीतर प्रदेशों में, हिंदीतर क्षेत्रों में जब आप कोई शिविर करते हैं, कोई राष्ट्रीय संगोष्ठी करते हैं, तो वहाँ जाने के बाद वहाँ के स्थानीय बच्चे किस उत्साह से हिंदी को देखते हैं, या फिर किस उत्साह से हिंदी को सीखते हैं, इसका छोटा सा अनुभव हमारे दर्शकों के साथ आप साझा करें। ये आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न था। मैं पूर्व में जो आपने प्रश्न किया था उसमें उत्तर के दौरान मुझे इसको देना चाहिए था। अब मैंने आपको बताया ना, जब हम शुरुआत में गए
तो शुरुआत में थोड़ा सा लोगों को पता नहीं, एक्सपोजर कम था। अब पिछले 3-4 साल से तो मैं देख रहा हूँ, जब भी बहुत सारी जगह, और जहाँ तक मैं प्रयास करता हूँ कि अनछुई जगहों पे जाऊँ, है ना, दिल्ली, बम्बई, यहाँ तो सब लोग जानते हैं, और महानगरों में तो हिंदी आम हो गई है। तो जैसे मैंने सिलीगुड़ी में भी देखा, या कहीं और भी गया, सिक्किम गया, वहाँ गया, तो जब भी शिविर किए उसके बाद वहाँ से लोगों से पत्राचार होता है। वो कहते हैं भी हमने कोई इस योजना में भाग लेना है, हमारी ये कविता लिखी, हमने कहानी लिखी है, और समय समय पे बहुत सारे तो लोग हमसे संपर्क में रहते हैं। तो ये अच्छा लगता है कि लोग जो है, और मैं तो चाहता हूँ कि भारत सरकार जो है, जैसे मैंने आपको कहा कि एक वर्ष में 8 शिविर लगाती है, तो इसमें अगर कुछ विकास हो, कुछ ज़्यादा हो, 8 की जगह वो 12 लगाए हर महीने, प्रत्येक महीने। ठीक है, इसके लिए निश्चित रूप से ही सरकार को मैन पावर की भी ज़रूरत होगी, मगर मेरा अपना मानना है कि जितने ज़्यादा इसका विस्तार होगा, लोग हिंदी से उतना ही करीब जल्दी आएंगे। यानी कि हिंदीतर क्षेत्र में भी लोग हिंदी को उत्साह से अपने में बिल्कुल, अब तो जो है बहुत, हाँ, बहुत उत्साह से लेते हैं। और मैंने देखा कि वो जो कविता, कहानी, नाटक लिख रहे हैं, अब वो हिंदी में काफ़ी लिख रहे हैं। और इससे सबसे बड़ा ये होता है कि सांस्कृतिक आदान प्रदान, क्योंकि अगर एक बांग्ला भाषी है, वो बांग्ला संस्कृति को बंगाली में लिखता है, तो वो सीमित उसके श्रोता या पाठक होते हैं। मगर जब वो हिंदी में लिखता है तो पूरे भारत के लिए लिखता है, और साथ ही जो बंगाल से इतर जो भारतीय हैं उन्हें भी समझ आता है कि बंगाल का कल्चर क्या है, बंगाल का खान पान क्या है। जैसा मैं कहता हूँ, संस्कृति, वेशभूषा, इसके आदान प्रदान में ये बहुत बड़ा सहायक हो रहा है कि लेखन जितना ज़्यादा होगा। और आप जानते ही हैं, हम सिनेमा देखें, सीरियल देखें, तो इंस्टेंट थोड़ी देर के लिए हमको याद होता है, मगर पुस्तक के रूप में अगर हमारे पास है तो वर्षों वर्ष हमारे पास रहेगा। क्योंकि ये कहते हैं कि भाई जो लिखा जाता है वो मस्तिष्क में अंकित हो जाता है, तो वो जब अंकित हो जाएगा तो हमको लंबी यादें रहेंगी, और साथ ही साथ बुक कैरी करना भी आसान है। एक बुक मैं आपको भी दे सकता हूँ, आप किसी और को भी दे सकते हो। तो एक पुस्तक के फॉर्म में या एक समाचार पत्र के फॉर्म में जब आता है, कविता, कहानी के फॉर्म में आता है, तो वो काफ़ी आगे तक जाता है। जैसा कि आपने कहा कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय न सिर्फ हिंदी बल्कि अन्य भारतीय भाषाओं के प्रचार प्रसार के लिए भी काम करता है। तो ज़रा ये भी बताइए कि अन्य भारतीय भाषाएं कौन कौन सी हैं, और उन भारतीय भाषाओं के लिए केंद्रीय हिंदी निदेशालय क्या क्या कर रहा है। जैसा कि आपने बताया, हिंदी के लिए ये योजनाएं हैं, राष्ट्रीय संगोष्ठी, नवलेखक शिविर, पुरस्कार योजना है, प्राध्यापक योजना है। अन्य भारतीय भाषाओं के लिए क्या है? हाँ, अन्य भारतीय भाषाओं के लिए जो भी संविधान की 8वीं अनुसूची में अब 22 हो गई है, तो 22 की 22 जो भारतीय भाषाएं हैं उनके लिए शब्दकोश का निर्माण हो रहा है। उन सभी के लिए हाँ, केंद्रीय हिंदी निदेशालय काम कर रहा है। और अभी तक 18 जो भारतीय भाषाएं हैं उनके शब्दकोश बन भी चुके हैं, और उसमें से जो है 5-7 तो अपलोड भी हो चुके हैं, जिससे कि आप हमारी वेबसाइट से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करें। और भविष्य में ये जल्दी इस योजना में काम चल रहा है, और सारे के सारे जितने भी हैं। और साथ ही एक हमने भारतीय भाषा कोश निकाला है। तो भारतीय भाषा कोश में क्या है, किसी भी शब्द को आप लेंगे, उदाहरण के लिए आम लिया, तो आम को पूरी 22 जो है अनुसूची में जो उल्लिखित भारतीय भाषाएं हैं उसमें तो सब में क्या कहा जाता है? हाँ, बांग्ला में क्या कहते हैं, कन्नड़ में क्या कहते हैं, तमिल में क्या कहते हैं, तो पूरा का पूरा वो भारतीय भाषा कुछ, हाँ बिल्कुल वो लिखा हुआ है। और मैं तो ये कहता हूँ कि हर लाइब्रेरी में, एटलीस्ट घरों में ना हो, कम से कम हर पुस्तकालय में, स्कूल के, कॉलेज में वो होना बहुत अनिवार्य है, और बहुत ही अच्छा है। और वार्तालाप पुस्तिकाएँ बनाते हैं, और हमारे ऑडियो वीडियो सीडीज़ हैं, कैसेट्स हैं, तो इस और हम काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। जैसे मैंने कहा, डिजिटाइजेशन हो रहा है, तो धीरे धीरे हमारा ये प्रयास है कि जितनी भी हम डिक्शनरी बनाएं सबको अपलोड कर देंगे PDF फॉर्म में, और जो चाहे वहाँ से डाउनलोड कर ले, तो उसको निःशुल्क हो जाएंगी, ताकि भाषा का विकास हो, लोग पढ़ें। तो सिलीगुड़ी में आप आए, ये पहली बार नहीं है कि आप सिलीगुड़ी आ रहे हैं, इससे पहले भी आपसे हमारी मुलाकात हुई है। मुझे ये बताइए कि इस बार जो नवलेखक शिविर चल रहा है, अभी शायद 5वां दिन है, अभी 3 दिन और बचे हुए हैं। 5 दिन में यहाँ के छात्रों का, या फिर बाहर से जो भी हिंदी भाषी छात्र आए हैं, उनका कैसा उत्साह मिल रहा है? आपको इस प्रोग्राम में शामिल होकर कैसा अनुभव हो रहा है, ये हमारे दर्शकों को बताइए। बहुत अच्छा। पहले मैं बता दूं, ये जो 8 दिवसीय कार्यशाला है सिलीगुड़ी में, ये मॉडल स्कूल में पहली बार आयोजित की जा रही है, और इसमें तमिलनाडु से, केरल से, महाराष्ट्र से, गुजरात से जो हमारे आमंत्रित नवलेखक है वो हैं, और साथ ही सिलीगुड़ी के जो स्थानीय हैं, जिनकी मातृभाषा नेपाली है, बंगाली है, तो वो लोग भी आए हैं, और लगभग उनकी संख्या 50 के करीब है। इसके लिए मैं जो आपका तीस्ता हिमालय, जो हमारे सहयोगी है इस
शिविर को आयोजित करने के लिए, इसका बहुत बहुत सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ। और जैसा कि आपने कहा और आप जानते हैं, मेरा भी परिचय लगभग 10 साल पहले डॉक्टर आर.पी. सिंह से हुआ था, जो पूर्वोत्तर भारत की एकमात्र वैचारिक सांस्कृतिक पत्रिका जो है इसको निकाल रहे हैं, आपका तीस्ता हिमालय, और लगभग शायद वो 13 वर्षों से निकाल रहे हैं। उनका मेरा पहला परिचय सिक्किम में होता है, इसी प्रकार का एक कार्यशाला थी। तो उसके बाद उन्होंने कहा, आप जैसे कह रहे थे, पिछले वर्ष हमने एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया, बहुत सफल रहा है ना, और उससे काफ़ी अच्छे रिस्पांस मिले। तो उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा कि भाई एक यहाँ कार्यशाला भी की जा सकती है। तो हमने कहा, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जैसे हमारे को राष्ट्रीय संगोष्ठी में अच्छा रिस्पांस था, तो मुझे लग रहा था कि शायद थोड़ा कम हो, क्योंकि 8 दिवसीय है, 8 दिन का है, मगर लोगों में बहुत उत्साह है, लोग हिंदी सीखना चाहते हैं। उनके मन में जो भी प्रश्न थे, विचार थे, वो उन्होंने प्रस्तुत किए। ये 8 दिन का जो शिविर होता है, तो इसमें हम जो है कविता, कहानी, नाटक, अनुवाद, जो भी हमारे लेखन के विभिन्न पहलू हैं, सब पे बातचीत करते हैं। नवलेखक हैं, उनकी रचनाएं सुनते हैं, उनमें प्रतिक्रियाएं देते हैं, जहां उन पे सुधार की आवश्यकता होती है उनको सुधार करते हैं। और इसके लिए जैसे मैंने आपको कहा कि हम तो 25 लोगों को आमंत्रित करते हैं, साथ ही स्थानीय जो हैं वो भी भाग ले सकते हैं। और उनकी जो भी समस्याएं हैं उनके निवारण के लिए हम 3 विशेषज्ञ लेके आते हैं। जैसे इस समय हम एक डॉक्टर वर्षा सोलंकी हैं, वो आई हैं गुजरात से, और हमारे डॉक्टर अशोक हैं, वो आए त्रिवेंद्रम से, और हमारे जो हैं डॉक्टर शैलेंद्र चौहान हैं, वो जयपुर से आए हुए हैं। इनके जितने भी एक्सपर्टीज, और साथ ही प्रतिदिन जो है हाँ आपका तीस्ता हिमालय, ये एक स्थानीय विशेषज्ञ या विद्वान को यहाँ आमंत्रित करते हैं। तो किसी दिन नाटक पे, जिस भी विषय पे वो चर्चा होती है। तो हमारे पास लगभग 5-6 लोग जो होते हैं, वो परामर्श मंडल पे कहिए या सुधार की सीट पे बैठे हैं, तो जो भी उनकी कविताएं, कहानी, नाटक सुनते हैं, और उन पे जहाँ भी सुधार की आवश्यकता होती है, मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, वो ये सब जो है व्यक्ति देते हैं। मतलब अभी तक का इस नवलेखक शिविर का आपके पास सुखद अनुभव है? बहुत सुखद अनुभव है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं, जिनका हिंदी में प्रेम है, कविता, कहानी, नाटक लिखना सीख रहे हैं, तो वो भी भविष्य में भाग लें। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास मैंने उनको परफॉर्मा जो है हमने वो दे दिया, या वो हमारे निदेशालय भी डायरेक्ट कर सकते हैं। तो इनको मैंने जो है परफॉर्मा दे दिया है, तो आवेदन पत्र को भर के भेज सकते हैं। भविष्य में जैसे मैंने कहा कि साल में 8 जो है इस प्रकार के शिविर आयोजित किए जा सकते हैं, तो उनको भी मौका दिया जा सकता है। उनकी जो भी समस्याएं वो हम सुनेंगे। तो निश्चित रूप से सिलीगुड़ी में और आपका तीस्ता हिमालय की ओर से मुझे बहुत ही सुखद, पिछले साल वर्ष था उससे ज़्यादा इस समय जो है लोग आए हैं, लोगों को लगा कि भाई हमें हिंदी सीखनी है, तो ये बहुत ही सुखद विषय है। शैलेश जी, क्या आने वाले समय में इसी प्रकार केंद्रीय हिंदी निदेशालय आपका तीस्ता हिमालय के साथ हिंदी के प्रचार प्रसार में काम करते रहेगा? निश्चित रूप से ही जिस प्रकार का पिछले 2 मतलब लास्ट ईयर और इस साल का जो रिस्पॉन्स है, तो मुझे लगता है कि जो आपका तीस्ता हिमालय है, ये हिंदी के प्रचार प्रसार में, जो हम सोचते थे कि भाई नॉर्थ ईस्ट में कोई व्यक्ति है, कोई संस्था है, तो मुझे लगता है आपका तीस्ता हिमालय जो है एक बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। और निश्चित रूप से ही ये तो गिव एंड टेक है, अगर वो इतना योगदान दे रहा है तो हमें उनको प्रमोट करना है, हमें उनको सहयोग करना है, जितना भी हमारी सीमाएं हैं निदेशालय की। तो हम निश्चित रूप से ही भविष्य में जब भी हमें अवसर मिलेगा तो हम देखेंगे सिलीगुड़ी में कि भाई कौन है। तो मुझे लगता है कि आपका तीस्ता हिमालय ही है, क्योंकि वही आवेदन कर रहे हैं और उनका मन में है जो ये जज्बा जुनून। हाँ, जज्बा जुनून, जिसे हाँ बिल्कुल सही शब्दों का जुनून है कि हमें हिंदी को बहुत आगे ले जाना है। तो निश्चित रूप से ये हमारा भी दायित्व बनता है कि जो इतनी लगन से जुड़ा हुआ है किसी कार्य को, उसको सफल कार्य करने में जितना भी हम सहयोग दे सकते हैं तो उतना हम देंगे। बिल्कुल, केंद्रीय निदेशालय और शैलेश बिडेलिया जी जो कि सहायक निदेशक हैं, उनका लगातार आपका तीस्ता हिमालय के साथ संपर्क बना हुआ है और अपना सहयोग लगातार शैलेश जी देते रहते हैं। तो जाते जाते हमारे जो भी दर्शक हैं और हिंदी भाषी दर्शक हैं, या फिर जो भी हिंदी भाषी दर्शक हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि हिंदी हम सब जानते हैं, ये केवल बोलने की बात नहीं है, एक संपर्क भाषा है, हमको एक सूत्र में बांधती है। अधिक से अधिक पढ़िए, अधिक से अधिक लिखिए। आपके मन में कोई भी हिंदी के विषय में समस्या हो, विचार हो, सुझाव हो, वो हिंदी निदेशालय को दीजिए। आप सभी का स्वागत है, हमारी विभिन्न योजनाओं में भाग लीजिए, आप सभी का स्वागत है।
बहुत बहुत धन्यवाद शैलेश बिजले जी। हम एक बार फिर से शैलेश बिजले जी को धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि एक बार फिर उन्हें हम अपने स्टूडियो में बुलाएंगे। लेकिन तब तक के लिए आप देखते रहिए सन एक्सप्रेस। धन्यवाद। थैंक यू।